हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। हम लोग आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये पॉलिटी जो है हम लोग घटना चक्की जो जीके की बुक आती है उससे पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, ये लेटेस्ट वाली है, 2022 में जो आई थी, इससे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले हम भारतीय संविधान सभा का गठन। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। कब किया गया प्रस्ताव? वर्ष 1946 में किया गया था। ध्यान देना दोस्तों, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव किया गया। ठीक है। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। उसमें जो है संविधान सभा का गठन जो था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। ध्यान देना ये बात। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। मतलब उसमें जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अगर पूछा जाए आपसे, उसमें जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन किनके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। कितनी जनसंख्या पे? 10 लाख जनसंख्या पर कितनी सीट? एक सीट आवंटित की गई थी उस टाइम। ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। ये पॉइंट ध्यान देना दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ओके, ध्यान देना। 389 सीटों में 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान देना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ध्यान देना दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ओके दोस्तों, उसमें जो थे, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। ओके दोस्तों, ध्यान देना। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके दोस्तों, ध्यान देना। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। और ये कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके दोस्तों, अब राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कुछ और भी लोग थे। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसमें बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके दोस्तों, ध्यान देना। उस समय जो संविधान सभा गठन हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या जो थी टोटल, वो कितनी थी? 15 थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के गठन के दौरान महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी? 15 थी। ओके दोस्तों, ध्यान देना। आगे बढ़ते हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सबसे पहले तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान देने हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये पूछा गया है क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ओके दोस्तों, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ कुछ एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके एग्जाम में दोस्तों, ध्यान देना। संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके दोस्तों, ध्यान देना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। ओके। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ओके। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने भीमराव अंबेडकर। ओके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर।
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और एक मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, ध्यान देना। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। संघ समिति संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान का पारित किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था, जिससे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। इसमें जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया था, उसमें टोटल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ओके दोस्तों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान देना दोस्तों। मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन बाद में उसमें कुछ संविधान संशोधन हुआ और उसमें कई अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ भाग जोड़े गए और अनुसूचियां भी जोड़ी गई। तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो 465 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये आप लोग ध्यान देना। ओके दोस्तों, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय टोटल लगा था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो उस समय संविधान सभा हो रही थी, उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1950 को हुई थी। ये भी ध्यान देना। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। सॉरी, 24 जनवरी 1950 को थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जबकि बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर कब तैयार हुआ था दोस्तों? बताइए आप लोग, बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उसमें जब जो बना हुआ था 22 भाग थे, 8 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद थे। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू होने की तिथि के रूप में ही मनाते हैं। ओके दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और इनको कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ओके दोस्तों, आगे देखते हम लोग। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है और हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। ओके दोस्तों, ध्यान देना। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को। ध्यान देना, राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। बस इतना ध्यान देना, भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और ये जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत। जो हमारा संविधान बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, हमें पता है ये चीज़। तो कई
जगहों से लिया गया था, कई देशों से कुछ-कुछ चीज़ें ली गई थी, तो ये हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत में, ठीक है? हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया था हमारे संविधान। तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी, एकल नागरिकता ली गई थी एवं विधि का शासन लिया गया था। ओके दोस्तों, ध्यान देना, ब्रिटेन से 3 पॉइंट ध्यान देना, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। ये तीनों चीज़ कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था? अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई थी? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि। ये सब कहाँ से लिया गया था दोस्तों? अमेरिका से लिया गया था। ध्यान देना, अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार लिया गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई थी, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी अमेरिका के संविधान द्वारा ही लिया गया है। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, हम लोग देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है हर स्टेट्स में केंद्र द्वारा, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये कनाडा से लिया गया है। और संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया दोस्तों? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग आयरलैंड से क्या ले गए। आयरलैंड से सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, डीपीएसपी, जिसको नीति निर्देशक तत्व तत्व बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन का प्रकार है, ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि, ये सब के कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। फिर से देखते हैं दोस्तों, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि, ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी से एक तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का स्थगन होता है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो दोस्तों, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल्स हैं, मतलब मूल अधिकार में, जिनका हनन नहीं किया जा सकता, मतलब जो हटाए नहीं जा सकते। चलो हम ही बता देते हैं। आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, और ये आपातकाल के दौरान भी हटाए नहीं जाते। ओके दोस्तों, यही दो आर्टिकल्स हैं जो आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं, बाकी सभी आर्टिकल्स हटाए जा सकते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान देना। और आपातकाल किस आर्टिकल्स में है? 352, 357, 356 और 360। ओके दोस्तों, 352, 356 और 360, चार चार अंक का गैप है, ध्यान देना। इसमें आपातकाल टोटल दिया गया है, और आपातकाल जो है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन जो होता है, वो जर्मनी के संविधान द्वारा लिया गया। अब देखते हैं हम सोवियत संघ से क्या लिया गया है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिया गया है, देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन जो होता है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान देना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से दो चीजें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ओके दोस्तों, अब जापान से क्या लेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। जापान से क्या लेगा दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग, आगे देखते हैं। अब संविधान के महत्वपूर्ण भाग देखते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ध्यान दें। भाग एक में क्या है? भाग एक में है संघ और उनके क्षेत्र। संघ और उनके क्षेत्र कहाँ पे है? भाग एक में है, और ये आर्टिकल 1 से 4 में निहित है। ओके दोस्तों, भाग एक, संघ और उनके क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 से 4 में है। दोस्तों, ये ऐसे याद करते चलिए हमारे साथ। भाग दो में क्या है? नागरिकता है। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। ओके दोस्तों, भाग चार का में मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, चार का में मूल कर्तव्य है, जो कि 51 का में है, आर्टिकल 51 का में। और डीपीएसपी जो है, ये 36 से 51 आर्टिकल तक।
फिर भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित उपबंध। भाग 6 में है राज्य से संबंधित उपबंध। भाग 7 में है, भाग 7 हटा दिया गया दोस्तों, भाग 7 हटा दिया गया था। भाग 8 है जो कि संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं। तो नौका में नगर पालिकाएं ऐड की गई बाद में, और नौका में सहकारी समिति ऐड की गई। ओके दोस्तों, भाग 11 में देखते हैं। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है? भाग 11 में है। भाग 15 में कौन है? निर्वाचन है। निर्वाचन, निर्वाचन भाग 15 में है। भाग 17 में राजभाषा है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। राजभाषा जो है कौन से भाग में है? भाग 17 में है। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध मतलब जो आपातकाल से भाग 18 में है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन है, और ये आर्टिकल 368 में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। एक बार हम लोग इसको याद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग 1 में कौन है? संघ और उसके क्षेत्र। इसको दोस्तों में ऐसे एक इमेज बना सकते हैं कि स्टोरी नुमा। जैसे सबसे पहले क्या होगा? संघ होगा, संघ और उसके क्षेत्र, मतलब संघ होगा कोई भी देश होगा, उसकी क्या होगा? मान लो संघ क्या है? मान लो अपना देश हो गया, देश हो गया और संघ हो गया, और उसके कुछ क्षेत्र होंगे। अगर कोई देश है, उसका संघ है, उसमें क्या होंगे? कुछ उनके नागरिक होंगे। जब नागरिक होंगे तो नागरिकों के क्या होंगे? उनको कुछ मौलिक अधिकार दिया जाना होगा। जब मौलिक अधिकार दोगे तो उनके भी, नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य होंगे। तो उनके मूल कर्तव्य होंगे कुछ, जिससे वह अपना कुछ काम करें, उनका भी कुछ होगा। ठीक है। और भाग 5 में क्या है? संघ सरकार से संबंधित उपबंध है। भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित उपबंध है। तो भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित उपबंध हो जाएगा। फिर भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं। नौखा में सहकारी समितियां हैं। फिर 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 है, याद कर लेना, एक और एक मिलके 11, मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध किसमें है? भाग 11 में है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन है। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय। कुछ संविधान की अनुसूची देखते हैं और उनके विषय। हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में कौन सा विषय है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। संविधान की अपनी पहली अनुसूची में कौन सा विषय है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। राष्ट्रपति और जो अन्य उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते जो होता है एवं पेंशन होता है, वो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तीसरी अनुसूची में जो शपथ लेते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं या फिर और बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनकी जो शपथ लेने की प्रक्रिया अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। ध्यान देना दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है स्टेट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है, ये छठी अनुसूची में है। सातवीं सूची में क्या है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है सातवीं सूची में दिया गया है। मतलब केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों के मध्य विभाजन जो है सातवीं सूची में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, ये सातवीं सूची में निहित है। तो दोस्तों, आठवीं सूची में क्या है? भाषाएं हैं। ध्यान देना दोस्तों, आठवीं सूची में क्या है? भाषाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नवीं सूची देते हैं। नवीं सूची में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण है। नवीं सूची में क्या है दोस्तों? कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। दसवीं सूची में क्या है दोस्तों? दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता किस अनुसूची में है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? पंचायतों से संबंधित प्रावधान। पंचायतों से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। इतना याद रखना दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से आप सभी को याद होगा, हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके दोस्तों, संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके दोस्तों, ये संविधान की प्रस्तावना थी अपनी। अब आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ध्यान देना, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। इसको कौन बोला था दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों, अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। मतलब प्रस्तावना अभी तक केवल एक ही बार संशोधित हुआ है। और वो कब किया गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1946 में, 1976 में, सॉरी दोस्तों, 1976 में हुआ था संविधान। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ये किसमें? भाग 1 में किया गया दोस्तों, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। और कितने अनुच्छेद से? आर्टिकल जो है आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया दोस्तों। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ओके दोस्तों, वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम, जिसको इंडिया और उसमें भारत कहा जाता था, तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। ध्यान देना दोस्तों, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसमें अली फजल थे, फजल अली थे। उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फिर दोस्तों, श्री श्री रामलू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कौन सा किया गया था? मतलब भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश था। तो दोस्तों, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को। ध्यान देना दोस्तों, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन जो है आंध्र प्रदेश को किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें। भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। परिषदें हैं भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। अब जो गृह मंत्री होते हैं, वही जो है इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। भारत की कुछ क्षेत्रीय परिषदें हैं, देख लेते हैं इनका मुख्यालय कहाँ पे है और सम्मिलित राज्य कौन से हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली,
चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। ओके दोस्तों, हम लोग दूसरा क्षेत्रीय परिषद देखते हैं, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी के इतने स्टेट्स जो है इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा क्षेत्रीय परिषद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड सम्मिलित है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर नगर एवं हवेली है। ओके दोस्तों, पांचवा क्षेत्रीय परिषद मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज है। जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के सम्मिलित स्टेट्स हैं। ओके दोस्तों, आगे एक नोट देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य मतलब कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। वो क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ध्यान देना, जो पूर्वोत्तर राज्य है इनको क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता, चार ऑप्शन दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं है? तीन, कोई इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग ये याद कीजिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, इनको जो है क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। तो दोस्तों, इनकी जो समस्याएं होती हैं तो इसको पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित जो पूर्वोत्तर परिषद है उसी के द्वारा हल किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, भारत में नए राज्यों का गठन। भारत में नए राज्यों का गठन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था, जो कि भाषा के आधार पर बना था। एक कब बना था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट्स 2-3 बार बोल रहा हूँ, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप लोग बने रहिए दोस्तों, आपको कहीं और से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था। नागालैंड का गठन दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड का गठन दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड, जिसका 3 साल बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 21 जनवरी 1972। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को। सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। गोवा का गठन दोस्तों 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 2 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बनाया गया था दोस्तों, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था दोस्तों? बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। झारखंड, जो कि बिहार से अलग किए गए दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना 2 जून 2014 को। सबसे लेटेस्ट जो बना है राज्य वो तेलंगाना है। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014 को। ध्यान, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला गठन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे लेटेस्ट राज्य मतलब सबसे बाद में जिस मतलब जो सबसे नया नवीनतम राज्य बना है वो कौन है? तेलंगाना है। ये कब बना दोस्तों? 2 जून 2014 को। ओके दोस्तों, 2 जून 2014 को। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा का राज्य प्राप्त था। लेकिन क्या हुआ? 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 370 जो कि कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा का राज्य दे का प्रावधान दिया था, उसको कब हटा दिया गया दोस्तों? 6 अगस्त 2019 को हटा दिया। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया।
जो 21 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई है दोस्तों। ये कब प्रभावित हुई है? 21 अक्टूबर 2019 से। ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल 370 जब हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो कि कब से प्रभावी हुआ दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? कारगिल तथा लेह शामिल है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले शामिल है। कौन से? कारगिल तथा लेह। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। शेष क्षेत्र किसमें शामिल है? जम्मू कश्मीर। मतलब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। बाकी जो क्षेत्र है वो सब जम्मू कश्मीर में शामिल है। ओके दोस्तों, 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया। इसकी राजधानी दमन है। ये भी ध्यान देना दोस्तों। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर दिया गया और इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसका टोटल नाम क्या रखा गया दोस्तों? दादर और नगर हवेली तथा दमन। इसकी राजधानी कहाँ पे है? दमन में है। तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं। कल से हम लोग नागरिकता देखेंगे, उसके बाद मौलिक अधिकार देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के लिए। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको ये पूरी बुक आपकी ज़बान पे होगी। जैसे सीरीज खत्म होगी, बस आप लोग अपना विश्वास बना रखें। थैंक यू, लव यू ऑल।